अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन टॉपिक है डीसी मोटर। आज अपने टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर तो डीसी मोटर के अंदर ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है? V माइनस IA/RA। जनरेटर के अंदर क्या था? ये EG बराबर V प्लस IA/RA। इसमें हो जाएगा V माइनस IA/RA। और मान लीजिए फ्लक्स नंबर ऑफ कंडक्टर पोल वगैरह दे रखा हो तो फॉर्मूला है फाई ZNP अपॉन 60A। फाई ZNP अपॉन 60A। स्लॉट बेज किसका बना होता है डीसी मशीन में? स्लॉट बेज ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का स्लॉट बेज किसका बना होता है? तो ये बना होता है फाइबर का। किसका बना होता है? फाइबर का। तो डीसी मशीन का स्लॉट बेज होता है वो फाइबर का बना होता है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए कोई डीसी मशीन है, उसमें वोल्टेज दे दिया अपन को 220 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया 0.5 ओम। आर्मेचर करंट दे दिया 5 एम्पियर, सॉरी 15 एम्पियर। तो अपन को ईएमएफ निकालना है इसका। क्या निकालना है इसका? ईएमएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईवी बराबर V माइनस IA/RA। V कितना है? 220 माइनस IA 15 इंटू 0.5, 15 7 75 7.5। ये कितना आ जाएगा? दो सौ 13.5, 212.5, 212.5 वोल्टेज। ये भी कितना आ जाएगा? 212.5 वोल्टेज। तो जब भी हमें बैक ईएमएफ निकालना होता है, ईएमएफ निकालना होता है, मोटर का तो फॉर्मूला होता है V माइनस IA/RA। और ये भी ये अगर ये वैल्यू दे रखे, पोल दे रखा है, नंबर ऑफ कंडक्टर दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फाई ZNP अपॉन 60। तो ये फॉर्मूले अपन को याद रखना है डीसी मोटर के अंदर। डीसी मशीन का स्लॉट बेज किसका बना होता है? फाइबर का बना होता है। स्लॉट बेज ऑफ डीसी मशीन मेड बाय फाइबर। मान लिया वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है और आर्मेचर करंट दे रखा है 15 एम्पियर। तो ईवी बराबर V माइनस IA/RA लगा के कितनी वैल्यू हो जाएगी? 212.5 वोल्ट।
स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी डीसी मोटर की, डीसी मोटर। तो ये होती है एन प्रोपोर्शनल 1/T, एन प्रोपोर्शनल टू 1/T का अंडर रूट, एन प्रोपोर्शनल 1/T का अंडर रूट। ये होती है आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर। डीसी मोटर के जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी मोटर, जो डीसी मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो किस पे इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, मतलब किससे। डीसी मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो किस पे इंडिपेंड होती है या किससे स्वतंत्र होती है, तो वो होती है स्पीड से, गति से, गति से इंडिपेंडेंट होती है, इस पर डिपेंड नहीं करती स्पीड पर। क्योंकि क्या होता है टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 5IA, आर्मेचर करंट पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे डिपेंड करती है टॉर्क, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। हॉपकिंसन टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन का हॉपकिंसन टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो डीसी मशीन का रेटेड लॉस पता करने के लिए, रेटेड लॉस ऑफ डीसी मशीन, डीसी मशीन का रेटेड लॉस पता करने के लिए हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। कम्यूटेशन ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेशन का क्या कार्य करता होता है, कन्वर्टिंग डीसी टू एसी, डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेशन होता है वो डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन अगर एक कम्यूटेशन डीसी जनरेटर के अंदर होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है। मान लीजिए डीसी मोटर है कोई और वो रेस्ट की स्थिति में है, यदि डीसी मोटर क्या है रेस्ट की स्थिति में है तो बैक ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पर बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगा।
डीसी मोटर जब रेस्ट की पोजीशन में है तो बैक ईएमएफ है 0। The filled poles and armature laminated। डीसी मशीन का जो फील्ड फॉल और आर्मेचर होता है उसको लेमिनेटेड किसकी वजह से किया जाता है? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए डीसी मशीन का फील्ड फॉल और जो आर्मेचर होता है उसको लेमिनेटेड किया जाता है। तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, डीसी मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है n प्रोपोर्शनल 1/t। n प्रोपोर्शनल 1/t ये इट्स स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। डीसी मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो किस पे इंडिपेंडेंट होती है, किससे स्वतंत्र होती है, किस पर निर्भर नहीं होती है? तो स्पीड पर निर्भर नहीं होती है, ये निर्भर होती है T प्रोपोर्शनल टू फाई आई, फ्लक्स पर और आर्मेचर करंट पर। टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। इट्स नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। हॉपकिंसन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का हॉपकिंसन टेस्ट किस वजह से किया जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो डीसी मशीन का जो रेटेड लॉस होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। डीसी मशीन का जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है वो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? रेटेड लॉस। डीसी मोटर का जो कम्यूटेशन होता है वो क्या कार्य होता है? इसको डीसी को एसी में चेंज करने का और जनरेटर के अंदर एसी को डीसी में चेंज करने का। डीसी मोटर जब रेस्ट पोजीशन में होती है तो बैक ईएमएफ इज ऑलवेज 0। जब भी डीसी मोटर रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसका बैक ईएमएफ हमेशा 0 होगा। किसी भी डीसी मशीन की जो फील्ड फॉल्स और जो आर्मेचर होती है उसको अगर हम लेमिनेटेड करते हैं तो किस वजह से करते हैं कि इससे क्या एडी करंट लॉस कम हो जाए। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो फील्ड फॉल्स और आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है flux can be varied by तो डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है वो फ्लक्स को वेरी करने के लिए कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस in series with the shunt field winding।
डीसी शंट मोटर है, जो उसका जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है वो अगर उसमें हमें फ्लक्स वेरी कराना है तो क्या करना पड़ेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा वो उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या होगा, जो फ्लक्स है ये वेरी करेगा। मान लीजिए किसी मोटर में 8 पोल है, P बराबर कितना है 8, और वेव बाइंडिंग है, क्या है वेव बाइंडिंग। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ध्यान रखना है वेव बाइंडिंग के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है 2 होता है, लेकिन अगर ये लेग बाइंडिंग होता तो ए बराबर क्या होता, पी होता, पोल के बराबर होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मान लीजिए किसी डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसमें कैसी करंट होती है, आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी मशीन की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें कैसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग एसी करंट होती है, उसके अंदर कैसी करंट होती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। किसी भी डीसी मशीन में, कोई भी डीसी मशीन होती है उसके अंदर द करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, the current and electromagnetic force in armature conductor are alternating while those at the terminal are bidirectional। किसी भी डीसी मशीन के अंदर करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर्मेचर कंडक्टर के अंदर अल्टरनेटिंग होते हैं जब उसके टर्मिनल एक ही दिशा में हो, बाई डायरेक्शनल, एक ही दिशा में हो।
किसी भी आर्मेचर चालक में करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अल्टरनेटिंग होते हैं जब उसके टर्मिनल एक ही दिशा में। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर को कैसे उपयोग कर सकते हैं? लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर होता है वो लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका। किसी भी डीसी शंट मोटर को जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए अगर उसमें फ्लक्स वेरी करवाना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा। किसी भी डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल के लिए फ्लक्स वेरी करने के लिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा। मोटर का पोल दे रखा है अपन को 8, वेव बाइंडिंग है तो वहां पे पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा? A 2 हो जाएगा, क्योंकि वेव बाइंडिंग में हमेशा A बराबर 2 लेना है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा क्या होगा? ऑलवेज 2 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोल बाइंडिंग होता तो A बराबर P होता। आर्मेचर बाइंडिंग में कैसी धारा होती है? हमेशा अल्टरनेटिंग करंट। आर्मेचर बाइंडिंग में हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी होती है। डीसी मशीन के लिए किसी भी आर्मेचर कंडक्टर में करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अल्टरनेटिंग होंगे अगर जब उसके टर्मिनल एक ही दिशा में हो। दोज टर्मिनल आर वाई डायरेक्शनल। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैसी होती है? लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर in both direction, in both direction। जो डीसी शंट मोटर होता है जो इसका स्पीड कंट्रोल दोनों दिशाओं में बार्ड लियोनार्ड मेथड द्वारा ज्ञात किया जाता है। बार्ड लियोनार्ड मेथड किसी भी डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है दोनों दिशाओं में वो बार्ड लियोनार्ड मेथड द्वारा ज्ञात किया जाता है। The
काउंटर ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, किसी भी डीसी मोटर का जो काउंटर ईएमएफ होता है वो एनर्जी कन्वर्जन में सहायता करता है, हेल्प्स इन एनर्जी कन्वर्जन। किसी भी डीसी मोटर का जो काउंटर ईएमएफ होता है वो किस में सहायता करता है, एनर्जी कन्वर्जन में। किसी भी डीसी मोटर का अगर रोटेशन चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की दिशा चेंज करनी है, डीसी शंट मोटर, किसी भी डीसी शंट मोटर का जो रोटेशन का डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो उसके आर्मेचर करंट, आर्मेचर कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। क्या करेंगे, रिवर्स्ड आर्मेचर कनेक्शन, आर्मेचर कनेक्शन। अगर हमें किसी भी डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर की रोटेशन को अगर हमें चेंज करना है, रोटेशन की दिशा को अगर चेंज करना है तो उसका क्या कर दो, आर्मेचर जो कनेक्शन है उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अगर किसी डीसी शंट मोटर की अगर फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड हो जाए, फील्ड वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड, डीसी शंट मोटर, किसी भी डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा, मोटर खतरनाक रूप से चलने लग जाएगी, मोटर विल रन डेंजरसली, मोटर खतरनाक रूप से चलने लग जाएगी। अगर मान लिया जाए डीसी शंट मोटर रोटेशन में है और उसकी फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो मोटर क्या करेगी, बहुत खतरनाक रूप से चलने लग जाएगी, मोटर विल रन डेंजरसली, बहुत तेज चलने लग जाएगी। क्योंकि एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 5। अगर ये 5 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी, फ्लक्स कम होगा। फील्ड वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड डीसी शंट मोटर। तो किसी भी शंट मोटर की जब फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड हो जाएगी तो मोटर बहुत तेज चलेगी, मोटर विल रन डेंजरसली, बहुत खतरनाक रूप से चलेगी, क्योंकि जब भी फ्लक्स कम होता है तो स्पीड बढ़ती है। फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड, फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड
जो फील्ड वीकनेस कंट्रोल मेथड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? अबव रेटेड स्पीड से अधिक होने पर फील्ड वीकनेस कंट्रोल मेथड जो रेटेड स्पीड से अधिक होने पर फील्ड वीकनेस कंट्रोल मेथड यूज किया जाता है। क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू EP अपॉन फाइव कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। सीरीज मोटर इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट thick wire field winding consists thick wire and less turns ये जो सीरीज मोटर होती है इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो थोड़ी क्या है मोटे वायर की होती है और उसमें टर्न घुमाव होते हैं वो कम होते हैं। किसी भी डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कंट्रोलर होता है दोनों दिशा में किसी भी डीसी शंट मोटर का दोनों दिशा में जो स्पीड कंट्रोल होता है उसको बर्ड लियोनार्ड मेथड द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन सा मेथड? बर्ड लियोनार्ड मेथड। द डीसी मोटर का जो काउंटर ईएमएफ होता है वो एनर्जी कन्वर्जन में सहायता करता है। डीसी मोटर का जो काउंटर ईएमएफ होता है वो एनर्जी कन्वर्जन में सहायता करता है। किसी भी डीसी शंट मोटर के अगर रोटेशन अगर हमें चेंज करना है, रोटेशन की दिशा अगर हमें चेंज करनी है तो उसका आर्मेचर कनेक्शन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। किसी भी डीसी शंट मोटर की अगर रोटेशन की दिशा चेंज करनी है तो उसका हमें आर्मेचर कनेक्शन है वो रिवर्स उल्टा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है, हट जाती है, तो क्या होता है मोटर बहुत तेज स्पीड में चलेगी, मोटर विल रन डेंजरसली, बहुत खतरनाक स्थिति में चलेगी। क्योंकि हम भी जानते हैं अगर n प्रोपोर्शनल टू 1 अगर फ्लक्स में कमी आएगी तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी। फ्लक्स इज डिक्रीजेज देन स्पीड इज इंक्रीजेज। जो फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड होता है वो रेटेड स्पीड से अधिक पर यूज किया जाता है। n प्रोपोर्शनल टू EP अपॉन 5 जो सीरीज मोटर होती है उसमें क्या है जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें हम थिक वायर यूज लेते हैं एवं टर्न की संख्या कम होती है। ये जो डायनामिक ब्रेकिंग होती है, डायनामिक ब्रेकिंग, उसका यूज किस मोटर में लिया जाता है? तो उसका सीरीज, शंट एवं कंपाउंड
तीनों मोटरों में इसका यूज लिया जाता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। मैक्सिमम पावर कब विकसित होती है? मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड, मैक्सिमम पावर कब विकसित होती है? जब ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधा हो जाएगा। बैक ईएमएफ इज हाफ टू सप्लाई वोल्टेज। मैक्सिमम पावर हमें जब भी विकसित होगी जब बैक ईएमएफ आधा हो जाएगा किसके? सप्लाई वोल्टेज। एसी और डीसी जनरेटर में, एसी एंड डीसी जनरेटर, एसी और डीसी जनरेटर, इनमें डायनामिक ईएमएफ यूज किया जाता है। डायनामिक ईएमएफ, एसी और डीसी जनरेटर, इनमें डायनामिक ईएमएफ यूज किया जाता है। कौन सा ईएमएफ यूज किया जाता है? डायनामिक ईएमएफ। और जो डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये बीएलबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीएलबी के। बी वेलोसिटी, एल लेंथ और ये बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हमें एनर्जी सेव करनी है, सेव एनर्जी, तो किस प्रकार का ब्रेकिंग यूज लेंगे हम? रीजनरेटर ब्रेकिंग। रीजनरेटर ब्रेकिंग, अगर हमें एनर्जी सेव करनी है तो रीजनरेटर ब्रेकिंग यूज लेंगे। हम इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन क्यों यूज लेते हैं? सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीन में? लो हिस्टैरिसीस, लो हिस्टैरिसीस, कम हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, इस वजह से क्या लेते हैं? सिलिकॉन स्टील का यूज लेते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। ये जो कम्यूटेटर मोटर होती है, कम्यूटेटर मोटर क्या होता है? इसमें नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क,
नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क होता है। कम्यूटेटर मोटर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, मतलब एक समान टॉर्क नहीं होता है। मोटर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अधिक तापमान सहन सकता है? मोर टेम्परेचर सहन सकता है, तो वो है फील्ड वाइंडिंग। जो मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कितना भी टेम्परेचर हो उसको सहन कर सकती है। यदि किसी डीसी मोटर का फ्लक्स 0 हो जाए, फ्लक्स 0, क्या होगा तब? तो उसकी स्पीड है जो इन्फिनाइट हो जाएगी, अनंत। फ्लक्स अगर 0 हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, अनंत हो जाएगी। क्योंकि अपन जानते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। अगर ये 5 बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और मान लीजिए अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर अनंत हो जाएगा। ये 0 ये हो जाएगा फिर इन्फिनाइट। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो डायनामिक ब्रेकिंग होती है, वो तीनों मोटरों में यूज कर सकते हैं उसको, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों मोटरों में डायनामिक ब्रेकिंग को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर कब डेवलप्ड होती है, जब बैक ईएमएफ है जो सप्लाई वोल्टेज के आधा हो जाता है। हमें मैक्सिमम पावर तभी विकसित होगी किसी भी डीसी मोटर के अंदर जब बैक ईएमएफ आधा हो जाएगा इसके सप्लाई वोल्टेज। एसी और डीसी जनरेटर, एसी और डीसी जनरेटर किसके लिए यूज करते हैं इसको, डायनामिक ईएमएफ के लिए। और डायनामिक ईएमएफ VLB के बराबर होता है। एनर्जी को हम सब सेव किस में करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कम खर्च होगी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर। सिलिकॉन स्टील का हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन स्टील का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें हिस्टैरिसीस हानि कम हो, लो हिस्टैरिसीस लॉसेज। जो कम्यूटेटर मोटर होती है तो उसका टॉर्क कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। किसी भी कम्यूटेटर मोटर का जो टॉर्क होता है वो असमान होता है। कैसा होता है, असमान। अगर हमें अधिक टेम्परेचर जो मोटर का फील्ड वाइंडिंग ये भाग होता है, फील्ड वाइंडिंग भाग होता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। अगर किसी मोटर का फ्लक्स ही 0 हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। अगर 5 घटेगा तो n बढ़ेगा, अगर 0 ही हो गया तो ये तो बिल्कुल अनंत हो जाएगा, क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू 1/5। स्पीड और करंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी मशीन की है, ये तो है स्पीड और ये है करंट।
स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी मोटर की है? तो ये है सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पीड, ये स्पीड है इधर, ये करंट है, तो ये ऐसे क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू होता है 1/IA, n प्रोपोर्शनल टू होता है 1/IA। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड अगर बढ़ेगी तो करंट क्या होगा? घटेगा। आर्मेचर करंट घटेगा तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड बहुत डेंजर स्पीड हो जाएगी अगर ये घटता चला जाएगा तो आर्मेचर करंट। हॉस्ट क्रैम एंड ट्रैकिंग। हॉस्ट क्रैम और ट्रैकिंग के लिए सीरीज मोटर यूज की जाती है। कौन सी मोटर यूज करते हैं? सीरीज मोटर। मान लीजिए कोई सीरीज मोटर है, वो नो लोड पे चल रही है, कोई भी लोड नहीं है उसके ऊपर, तो उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। तो स्पीड क्या होगी? वेरी हाई। स्पीड क्या होगी? वेरी हाई होगी, बहुत अधिक होगी उसकी स्पीड। डीसी शंट मोटर को हम अधिक रेफर क्यों करते हैं? क्या रीजन है कि हम डीसी शंट मोटर को ज्यादा रेफर करते हैं अन्य मोटरों की बजाय? अधिक रेफर क्यों करते हैं डीसी शंट मोटर को? क्या गुण है इसके अंदर? तो कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन की वजह से स्थिर गति होती है इसकी। कैसी गति होती है इसकी? स्थिर, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। इस वजह से अन्य मोटरों के बजाय क्या रेफर करते हैं? डीसी शंट मोटर अधिक रेफर करते हैं। यदि हम डीसी शंट मोटर के जो वोल्टेज टर्मिनल है उनको रिवर्स कर दें, रिवर्स वोल्टेज टर्मिनल ऑफ डीसी शंट मोटर, तो क्या होगा? तो यह उसी दिशा में चलेगी। इट विल रन सेम डायरेक्शन। जब भी हम किसी डीसी शंट मोटर के
वोल्टेज टर्मिनल को रिवर्स करते हैं तो वो उसी दिशा में चलेगी, इट विल रन सेम डायरेक्शन, यह उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में इसके हमने वोल्टेज टर्मिनल रिवर्स किए हैं। डीसी शंट मोटर का किस में यूज किया जाता है? डीसी शंट मोटर का लैथ मशीन में, LATHE, लैथ मशीन में। डीसी शंट मोटर का किस में यूज किया जाता है? लैथ मशीन में। और डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। और जो 3 पॉइंट स्टार्टर रहता है उसको किसको कम करने के लिए यूज किया जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर को क्या कम करने के लिए यूज किया जाता है? आर्मेचर करंट कम करने के लिए। रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर करंट। जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसको आर्मेचर करंट को कम करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो सीरीज मोटर की जो स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक है ये ऐसी होती है सीरीज मोटर की, एन प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर करंट के, एन प्रोपोर्शनल टू 1/Ia। हॉस्ट, क्रैन और ट्रैकिंग, इनमें कौन सी मोटर यूज की जाती है? सीरीज मोटर। हॉस्ट, क्रैन और ट्रैकिंग में सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। सीरीज मोटर अगर नो लोड, अगर उसमें लोड नहीं होगा तो वो बहुत हाई स्पीड से चलेगी, इसलिए सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। डीसी शंट मोटर को हम अधिक रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, स्थिर स्पीड होती है, इस वजह से हम कौन सा ज्यादा रेफर करते हैं? डीसी शंट मोटर को हम ज्यादा रेफर करते हैं। डीसी शंट मोटर का जो अगर वोल्टेज टर्मिनल अगर हम उनको रिवर्स कर देंगे तो ये क्या उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, ये किस में रन करेगा? उसी डायरेक्शन में, सेम जिस डायरेक्शन में वोल्टेज टर्मिनल हमने चेंज किए हैं तो ये उसी डायरेक्शन में रन करेगी। डीसी शंट मोटर का हम लैथ मशीन में भी यूज करते हैं। किसमें करते हैं? लैथ मशीन। 3 पॉइंट स्टार्टर का आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करना पड़ता है। पोल को मैग्नेटिक सपोर्ट कौन देता है? मैग्नेटिक सपोर्ट ऑफ पोल एंड पोल को मैग्नेटिक सपोर्ट, मैग्नेटिक मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, पोल को मैकेनिकल सपोर्ट एंड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैकेनिकल सपोर्ट, पोल को मैकेनिकल सपोर्ट एंड पाथ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कौन करता है? योक,
पोल के एक तो मैकेनिकल सपोर्ट एंड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स कौन करता है? योग करता है। ये तो यांत्रिक सपोर्ट करता है और फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सहारा प्रदान कौन करता है? योग प्रदान करता है।